नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी पे। और दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। जलियांवाला बाग हत्याकांड और इसके साथ ही रॉलेट एक्ट को जानेंगे इसके अंदर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि 13 अप्रैल 1919 का क्या महत्व है। सबसे पहले हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 13 अप्रैल सबसे पहले बैसाखी का दिन होता है, ठीक है। ये सिख समुदाय के अंदर पंजाब और हरियाणा में एक तरीके से जब फसल काटी जाती है सर्दी की, राबी की फसलें, उसके बाद को ये नए साल के तौर पे अप्रैल के अंदर मनाते हैं। 13 अप्रैल को जब ये फसल कटाई हो जाती है, तो एक महत्व इसका बैसाखी से है। दूसरा महत्व है इसका खालसा पंथ से, ठीक। तो जो सिख धर्म के 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने 13 अप्रैल 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो यहाँ से 13 अप्रैल 1919 का दो चीज़ों से महत्व सबसे ज़्यादा है। तो अब इसी के बैकग्राउंड के परिदृश्य में हम जलियांवाला बाग हत्याकांड को समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि 13 अप्रैल को ही ये घटना घटित हुई। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये जानना जरूरी है 1919 का, ठीक है। इससे पहले हम रॉलेट एक्ट को भी जानेंगे और इसके साथ हम जानेंगे सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 1914 से लेके 1918 तक चला, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भारत ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्रिटेन की सेना जो जर्मनी से, जो ओटोमन साम्राज्य से लड़ रही थी, इसके खिलाफ में, क्योंकि भारत इंग्लैंड का गुलाम था, इंग्लैंड ने भारतीय सेना का उपयोग किया। 40,000 के करीब सैनिक हमारे इंडियन मारे गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा। तो यहाँ पर क्या था, 1914 से 18 के अंदर भारतीय सेना को भर्ती करने के लिए उन्होंने बहुत बोला कि आप आइए और हमारे साथ जो हम शांति स्वतंत्रता चाहते हैं, हमारे खिलाफ आप आके जर्मनी के खिलाफ लड़ें और ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़े। तो इस आधार पर भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर अंग्रेजों की सहायता की कि हमारे तरफ से भारतीय जाएंगे और इनकी मदद करेंगे ब्रिटेन की। इसके बदले में उनकी यही थी कि हम शायद उनकी मदद कर रहे हैं तो ब्रिटेन जो ये अंग्रेज शासन है, ये हमारे को थोड़ी रियायतें देंगे, ठीक है, थोड़ी स्वतंत्रता समानता और देंगे। और जो असेंबली है, जैसे कि चुनाव की प्रक्रिया वगैरह है जो है, वो सेम उस टाइम पे भी थी, उस पर थोड़ी हमें और छूट दी जाएंगी। इस तरीके की सोच भारतीय क्रांतिकारी की थी। आप देखोगे कि 1914 में जब महात्मा गांधी आए हैं 15 के आसपास में, उसके बाद इन्होंने खूब मदद की है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए भारतीय जाएंगे, कोई बात नहीं है। महात्मा गांधी ने खुद से ही भारतीयों को प्रोत्साहन किया कि आप जाइए और अंग्रेज की तरफ से लड़िए। तो ये 1914 से 1918 में हुआ। तो यहाँ पर जितने भी क्रांतिकारी थे, ठीक है, उनकी सबसे पहले मंशा ये हो गई कि अंग्रेजों ने जो हमसे वादा किया, अंग्रेजों का सबसे बड़ा खेल यही था कि ये वादा करके तोड़ देते थे हमेशा। सारी कंट्रियों के साथ किया, भारत के साथ भी हुआ। इनको यहाँ पर समझ में आ गया कि हाँ, हमारे साथ खेल किया गया है, हमारे साथ धोखा किया गया है। तो यहाँ से क्रांतिकारी जितने भी थे हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता, वो थोड़े खफा खफा थे इनसे। उसी के बीच में 1914 से 18 से भी में क्रांतिकारी जो उग्रवादी थे, जो हाँ बम से क्रांति, हथियार के द्वारा क्रांति लाना चाहते थे, देश में परिवर्तन लाना चाहते थे, जो देश की सत्ता को परिवर्तन करना चाहते थे, उन्होंने 1914 से 1918 के बीच में क्या किया कि अंग्रेजों की नाक में दम करना शुरू कर दिया कि अंग्रेज यहाँ पर से हम इनको जितना सताएंगे, मारेंगे, ये भाग के खड़े हो जाएंगे। अब इसी को भाग के खड़े होने के चक्कर में इन्होंने एक रॉलेट एक्ट पास किया। सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्ष थे ये, ये ब्रिटिश जज थे रॉलेट, ठीक है। और एक्ट का मतलब कानून होता है, तो रॉलेट द्वारा बनाया गया ये कानून था। तो इसके तहत क्या था कि कोई भी राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बंदी बना के रखा जा सकता था बिना किसी मुकदमा चलाए, ठीक है। आपको मुकदमा चलाने के लिए भी जरूरत नहीं है, इसलिए इस कानून को बोला जाता था बिना दलील बिना वकील वाला कानून। कि इसके अंदर 2 साल तक आप निवारक निरोध की तरह, जैसे अभी बंदी बना के रख सकते हैं कि हाँ कुछ गलत काम ना करते, सेम उसी तरीके से आप किसी भी राजनीतिक कैदी को 2 साल तक के लिए बंदी बना के रख सकते थे, बिना उसको जुर्म बताए, बिना उसके ट्रायल किए, बिना उसके वारंट के। तो इस कानून को काला कानून का और रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया। अब ये जो था, ये मार्च में पास किया गया था, मार्च 1919 में, ठीक है। ये बिल मार्च 1919 में पास किया गया था। अब जब ये काला कानून पास कर दिया गया, अब किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, बंदी बनाया जा सकता था बिना किसी जुर्म के। बस ये आशंका हो कि ये जुर्म करने वाला है, और ये आशंका आप तो किसी पे भी कर सकते हैं कि ये ऐसे जुर्म करने वाला है, और आप किसी को भी कैदी बना सकते हैं। कोई व्यक्ति अपने मन की
करने के लिए भी ये कर सकता है कि मेरे को उससे कुंदक है, मैं उसको इस कानून के तहत अंदर डाल दूंगा। तो इस वजह से इस कानून को काला कानून बोला गया, और इसके खिलाफ में सबसे पहले महात्मा गांधी ने उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि ये कानून सबसे गलत है, और इसी हिसाब से महात्मा गांधी भी अब यहाँ पर आ चुके हैं देश के प्रदेश में। 1919 में उनके कई सारे आंदोलन हो चुके हैं यहाँ पर। तो महात्मा गांधी सबसे पहले ये तय करते हैं कि 6 अप्रैल 1919 को हम देश में हड़ताल करेंगे। किसके खिलाफ? तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ। तो इस दिन हड़ताल की योजना बनाई जाती है, योजना सफल होती है, करी जाती है। उसके बाद पंजाब में के अंदर सबसे ज्यादा अशांति फैली होती है, पंजाब और बंगाल में। पंजाब और बंगाल का जो एरिया है, बंगाल खास तौर से पढ़े लिखे और समृद्ध लोगों का एरिया था, सबसे ज्यादा क्रांतिकारी आपको बंगाल से मिलेंगे। तो उस दोनों एरिया को जब्त करने के लिए कि यहाँ पर जितने भी क्रांतिकारी हैं उनको दबाया जाए, इसी आधार पर 9 अप्रैल 1919। अब यहाँ पर क्या है कि जितने भी क्रांतिकारी हैं, ठीक है, इन्होंने पंजाब के अंदर इस कानून को लेके आगजनी तोड़फोड़ सब कुछ करना शुरू कर दिया। ठीक है, वो चाहते थे कि हमें किसी भी तरीके से इस कानून को हटवाना है। अब ब्रिटिश शासन ये नहीं चाहती थी कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो, तो उन्होंने कर्फ्यू पहले से ही लगा रखा था। इस कर्फ्यू के दौरान पे 6 अप्रैल को एक हड़ताल आयोजित की गई। यहाँ लोग मिले, आपस में बैठे। 9 तारीख को क्रांतिकारियों का एक गुट था पूरा। इसके अंदर 2 मुख्य नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ये दोनों कांग्रेस के जो अभी सेशन आने वाला था उसके अध्यक्ष थे। अब इसको क्या किया गया, 9 अप्रैल 1919 को इनको बंदी बना लिया गया। अब यहाँ पर 10 अप्रैल को फिर से इन बंदियों को छोड़ने के लिए वहां पर हड़तालें हुई पंजाब के अंदर। अब पंजाब का माहौल पहले से खराब है, पंजाब में अब हड़तालें भी हो गई हैं। इसी के बाद 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था। अब इस दिन का महत्व आप जानना इसके बैकग्राउंड के बिहाफ पर। 13 अप्रैल का दिन आ गया बैसाखी का। अब लोग जो ये बैसाखी यहाँ पर क्या है, अपना जो टेम्पल है इसके पास का, वहीं पर ये पड़ता है। तो जलियांवाला बाग कोई बाग नहीं है, सबसे पहले ये अपना जालियों से घिरा हुआ एक बाग टाइप का एरिया था। कॉलोनी के अंदर से रास्ता कटता हुआ पतला सा रास्ता किसी खाली मैदान की तरफ जाता है, और जो बाग की तरह है और चारों तरफ जालियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम जलियांवाला रखा गया। ये जालिया है, ये जलियांवाला बाग। तो अब यहाँ पर जो लोग मेला देखने आए हैं यहाँ पर बैसाखी के त्योहार में, वो मेला देखने भी आए हैं, वो शहर भी घूमने आए हैं। अब उनको खबर मिलती है कि कुछ जलियांवाला बाग के अंदर कुछ क्रांतिकारी जो लोग हैं वहां पर कुछ भाषणबाजी होने वाली है, तो हम वो देखने जाएंगे। अब ऐसे ही करते करते वहां पर हजारों की भीड़ जमा हो जाती है 13 अप्रैल को। ठीक है, दोपहर के 2 बजे के आसपास तक का खेल होता है ये। यहाँ पर हजारों की भीड़ खड़े हो जाती है, इसमें बच्चे बूढ़े जवान सब होते हैं शामिल। अब वहीं पर ही कुछ क्रांतिकारी अपना भाषण देने लग जाते हैं। भाषण कुछ ऐसा होता है कि खाली गोडाउन है, वहां पर पब्लिक है, मेले में जैसा मेला होता है, रेडियो के ऊपर खड़े होकर जो क्रांतिकारियों को अपना भाषण दे रहे होते हैं यहाँ पर। इसी की खबर जनरल डायर को पता चल जाती है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे करके होता है। उन्हें पहले से ही पता होती है कि यहाँ पर आज क्रांतिकारी गतिविधियां होंगी। मगर यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्रांतिकारी तो कुछ है, मगर यहाँ पर बेकसूर भी बहुत सारे आए हुए हैं। अब जनरल डायर इसी जगह पे आएगा। तो जलियांवाला जो बाग है उसका जो एंट्रेंस है वो पतला सा एक गलियारा है, आपने यही सुना होगा। वो एंट्री करता है यहाँ से जनरल डायर अपने 90 सैनिकों के साथ जो हथियारबंद है। 10 मिनट तक फायरिंग करेगा वो यहीं पर ही। अभी मैं आपको सुनाता हूँ। अब वो पतली से संकरी सी गली से एंट्री करता है अपने हथियारबंद 90 सैनिकों के साथ। अब इस घटना का बड़ा दुखद वो है कि भागने का रास्ता या निकलने का रास्ता एक ही है। जलियांवाला बाग में एक कुआं है और हजारों की संख्या में वहां पर लोग हैं। जनरल डायर सीधा पहुंचते साथ डायरेक्ट आदेश देता है कि आप गोली चलाओ, और निहत्थे बेकसूर जितने भी लोग होते हैं उस पर गोलियां चलाई जाती है। 10 मिनट तक की फायरिंग होती है। कम से कम 1650 राउंड के आसपास का वो है इसका लिखा हुआ कि इतनी फायरिंग की जाती है 10 मिनट तक रेगुलर कंटिन्यूसली। इसके अंदर क्या था, जो लोग थे वहां पर अब गोली से डरते हैं, दुनिया को मरने से तो हर कोई बचना चाहता है। तो वहां कुआं था, कुआं में लोग कूदना शुरू करते हैं कि हम शायद बच जाए, मगर कुएं के अंदर लाशों की ढेर निकल जाती है। कम से कम कहते हैं कि 270 के आसपास लाशें कुएं से निकाली जाती है, जो कि सारे के सारे मृत थे। 6 महीने तक के बच्चे भी उसके अंदर मारे जाते हैं, बड़े बुजुर्ग जवान सब। और सरदार उधम सिंह जिन्होंने जनरल डायर से मृत्यु का बदला लिया, मतलब इस नरसंहार का बदला लिया, उनकी मृत्यु करके वो भी इस जलियांवाला बाग के अंदर थे, उनको भी गोली लगी थी। तो 13 अप्रैल को ये जनरल डायर ने किया, उन्होंने डायरेक्ट आदेश दिया कि आप गोली चलाओ, जितने भी लोग हैं मार दो, कोई बिना परवाह किए। ये काम उन्होंने कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले
जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गई। ये करीब 5:30 बजे के आसपास की बात है जब ये काम हुआ, ठीक है, शाम के टाइम के 5:30 बजे के आसपास ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। मार्शल लॉ यहाँ पर पहले से लागू था और कर्फ्यू, इन्होंने 8 बजे मार्शल लॉ लागू कर दिया। और सबसे पहली बात, जब इन्होंने गोली चलाई निहत्थे लोगों पे, तो यहाँ से जनरल डायर और जितने भी उसके सैनिक थे वो सारे के सारे भागे। पहले यहाँ पर योजना ये थी कि हम तोप भी लेके जाएंगे, मगर वो जो पतला रास्ता था उसमें तोप आ नहीं पा रही थी, तोप अंदर नहीं जा पाती, इसलिए तोप लेके जाएंगे। तो इनकी प्लानिंग ये थी कि हम तोप ला के तोप भी चलाएंगे वहाँ पर। तो आप सोचो कि कितने ज़्यादा लोगों की जान जाती और कितना क्रूर शासन होता अंग्रेजों के टाइम का। खैर, ये हत्याकांड तो देश की जो राष्ट्रवादी गतिविधियां उसको तो एक तरीके से मोड़ने का काम किया। और यहाँ से आप देखेंगे देश की जो राजनीति है उसमें एक परिवर्तन आया, राष्ट्रवादियों में परिवर्तन आया, और देश में जितने भी क्रांतिकारी गतिविधियां थी उसके अंदर तो परिवर्तन आया ही आया इसको लेकर। तो 8 बजे इन्होंने कर्फ्यू लगा के, यहाँ पर कर्फ्यू तो लगा होगा, सॉरी, यहाँ पर मार्शल लॉ लगा के अब पंजाब के अंदर सब कुछ बंद कर दिया। 2 महीने तक बिजली पानी की सप्लाई बिल्कुल पूरी तरीके से बंद रखी गई पंजाब के अंदर की। ये काम इन्होंने यहाँ पर कर दिया। अब जितने भी स्टूडेंट थे, वकील थे, इनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब की गई। स्टूडेंटों को बुलाया गया, ठीक है, उन्हें कॉलेज जाने से रोका गया, पहले थाने आओ फिर जाओ, पहले कोर्ट आओ फिर जाओ, इस तरीके के काम किए गए। वकीलों से काम नहीं करवाया गया, यहाँ पर चुन चुन के लोगों से बदला लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो इस मसाकर के बाद ये हुआ। अब सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जिसने ये किया था जनरल डायर ने, ठीक है, अब क्या था, इसके कुकृत्य के लिए अब ब्रिटेन ने क्या किया है, सबसे बड़ी चीज ये है देखने वाली। इंग्लैंड के अंदर इनको हाउस ऑफ लॉर्ड जो है, जैसे हमारे यहाँ पर राज्यसभा है, ऊपर वाला सदन, इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड होता है। उन्होंने जनरल डायर को इस काम के लिए शाबाशी दी कि आपने जो किया वो ठीक किया और जो आपका ये कार्य था उचित ठहराया, इसमें कोई ये नहीं कहा कि आपने गलत काम किया है, ठीक है। दूसरा चीज, 2000 पाउंड की इनको राशि दी गई इनाम के तौर पे, और इंग्लैंड का शेर इनको कहा गया जनरल डायर को, जिन्होंने ये इतने सारी हत्याएं की, ठीक। यहाँ पर जो हत्याएं थी, सरकारी आंकड़ा कहता है वो थी 379, इतने लोग मारे गए। मगर इसके बाद जो आंकड़े अलग लगाए उसमें यही आया कि 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, 1200 से 1500 के लोग घायल हुए हैं, यहाँ पर करीब 10,000 लोग कई कई बार बताया जाता है कि यहाँ पर मौजूद थे। और खैर जो इसका स्मारक है उसमें 388 लोगों के आसपास का विवरण उसमें दे रखा है कि इतने लोग तो इसमें मारे गए हैं, ठीक। उसके बाद जनरल डायर को इन्होंने लॉयन ऑफ इंग्लैंड का अवार्ड दे दिया है, $20,000 पाउंड दे दिए। अब ये चीज इनको यहाँ दे दी गई। अब जलियांवाला बाग ये तो हो गया, रॉलेट एक्ट भी आपने समझ लिया, ठीक। उसके बाद अब देश के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, क्रांतिकारी जितने भी राष्ट्रवादी थे, अब उन्होंने ये कहा कि ये जो कर रही है तो कांग्रेस कर क्यों नहीं रही, ये इतने बड़े कांड कर दिए, इसके बारे में कोई कुछ कर नहीं रहा, अंग्रेज हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे। तो अंग्रेजों को लगा कि हाँ भाई हमारी सत्ता पे ज़्यादा दिक्कत ना है, ज़्यादा दबाव ना है, तो उन्होंने क्या किया, 19 अक्टूबर 1919 को एक कमेटी गठित कर दी जो सदा हंटर कमेटी, ठीक है। अब इसको काम सौंप दिया गया कि आप चेक करो कि क्या ये मैसेकर सही था या नहीं था। तो ये अंग्रेजों की समिति थी, इन्होंने तो लीपापोती करके यही बता दिया कि जो मैसेकर हुआ वो गलती से हो गया, यहाँ गोलियां नहीं चलानी चाहिए थी, मगर हो गई गलती, उनके पास इतना दबाव था डायर के पास, इस वजह से ये काम हो गया। तो इन्होंने लीपापोती करके इस चीज़ को यहीं पर दबा दिया। और आप देखेंगे कि इस घटना के बाद से जो भारत के जितने भी क्रांति की जो लहर थी, जो आज़ादी की जो प्रक्रिया थी, वो पूरी तरीके से परिवर्तित होकर आई। तो दोस्तों ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके साथ ही हमने रॉलेट एक्ट के बारे में भी चर्चा कर ली और एक परिदृश्य बताने की कोशिश की है कि कैसे कैसे इस घटना का श्रृंखला चलता गया और कैसे कैसे जनरल डायर जो था उसको क्या उपाधियां दी गई, जबकि ये चीज़ें आपको शायद ही पता हो। तो ये मेरी तरफ से एक कोशिश थी कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें। और इसके बाद से आप देखेंगे कि क्रांतिकारी गतिविधियां भी अलग हुई, कुछ नेताओं के मन में अंग्रेजों के प्रति जो सहानुभूति थी वो भी हटती गई। महात्मा गांधी का यहाँ पर एक रोल है, एक रोल रविंद्रनाथ टैगोर का भी है यहाँ पर। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आप देखेंगे कि भारत की राजनीति के अंदर असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन इसी मुद्दे के खिलाफ आया। इसी मुद्दे के खिलाफ में एक, अभी मैं आपको ये बता रहा था, हाँ,
इसके अंदर एक डेट और है 1940 में, अब मेरे को डेट एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, 1940 में सरदार उधम सिंह, मैंने जो बताया कि उनको भी गोली लगी थी जलियांवाला बाग में, इन्होंने इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर की गोली मारकर हत्या की। मगर अब यहाँ पर एक चीज़ सोचने की बात है कि महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया कि आपने जो गोली मारी है वो गलत किया है। खैर उसके बाद तो उधम सिंह को फांसी पे चढ़ा दिया गया, जैसे अंग्रेज सरकार करती है। मगर अब यहाँ पर एक चीज़ और जानने की जरूरत है कि इस घटना के बाद सबसे पहले महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि जो अंग्रेज ने उन्हें दी थी वो लौटा दी। 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी गई थी, वो उन्होंने वापसी कर दी। और उसके बाद जितने भी नेता थे, वकील थे, इन्होंने बाइकआउट करना शुरू किया धीरे धीरे। और इसी के परिणाम के रूप में आप देखेंगे कि 1920 के अंदर जो असहयोग आंदोलन होगा 1 अगस्त को, वो इसी के परिदृश्य में निर्माण होता जाएगा। तो इसी के बाद कहते हैं कि इससे जलियांवाला बाग तक जितनी सरकार की नीतियां थी, जितने भी हमारे क्रांतिकारियों की नीति थी, वो सारे सहयोग की थी। महात्मा गांधी में भी सहयोग कर रहे हैं। मगर जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद से जो गांधी की नीति, जो देश की नीति आई, वो यही थी कि असहयोग किया जाए। यानी अब यहाँ से सहयोग से असहयोग की ओर हमारे जो भी राष्ट्रीय आंदोलन है वो चलता हुआ जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।